जन औषधि दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के हितग्राहियों के साथ चर्चा की। रायपुर में हुआ प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जांजगीर चांपा जिले के बहेराडीह में ग्रामीणों को दिया गया मशरूम उत्पादन का निःशुल्क प्रशिक्षण। और मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण आज से शुरू। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लगाए जा रहे हैं टीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जन औषधि दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के हितग्राहियों के साथ चर्चा की। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने इस परियोजना को धन बचाकर जन जन को राहत देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष के दौरान ही इस परियोजना के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं के खर्चे में 5,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मन की चिंता को कम करने वाली औषधि है, तो धन को बचाकर जन जन को राहत देने वाला का भी काम इसमें हो रहा है। दवा का पर्चा हाथ में आने के बाद लोगों के मन में जो आशंका होती थी कि पता नहीं कितना पैसा दवा खरीदने में खर्च होगा, वो चिंता कम हुई है। अगर हम इसी वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देखें तो जन औषधि केंद्रों के जरिए 800 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां बिकी है। प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम रायपुर के कोटा में आयोजित किया गया है, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों और जन औषधि केंद्रों के संचालकों के साथ बातचीत की। आपके रायपुर के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। प्रधानमंत्री नमस्कार। प्रधानमंत्री जी को मेरा हृदय से प्रणाम। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल है। रायपुर से मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। मेरी जन औषधि की यात्रा 2017 में एक पेपर एड से और आपकी स्पीच से चालू हुई। मेरे हृदय में प्रेरणा हुई कि जेनरिक मेडिसिन का काम किया जाए। स्थानीय विधायक महोदय ने और मेरे मित्रों ने सहयोग किया और एक जन औषधि केंद्र मेरे परिसर में खोला गया। रायपुर के कार्यक्रम में मौजूद सांसद सुनील सोनी ने लाभार्थियों से चर्चा के लिए रायपुर शहर को चुने जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने रायपुर को भी एक शहर के रूप में बात करने का निर्णय लिया। रायपुर और छत्तीसगढ़ में जन औषधि केंद्रों का क्या स्थिति है, इस बारे में और लाभार्थी इसका कैसे लाभ उठा रहे हैं, इस बारे में चर्चा करने का निर्णय लिया है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की उपलब्धियों का प्रचार करने और इसकी उपयोगिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस बार 1 मार्च से पूरे देश में जन औषधि सप्ताह मनाया गया। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। सदन के पहले दिन आज राज्यपाल अनुसुईया उइके का अभिभाषण हुआ। सदन शुरू होते ही आज सबसे पहले भारत रत्न लता मंगेशकर, पूर्व विधायक मदन सिंह डहरिया और रमेश वर्लियानी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ जनहितकारी विकास के लिए देश और दुनिया में अलग पहचान बनाने में सफल हुआ और यहाँ के समावेशी विकास का मॉडल बहुत सफल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों की बेहतरी के साथ ही प्रदेश के समग्र विकास में आई तेजी का सिलसिला लगातार जारी रहे। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि स्थानीय संसाधनों और जनता के आत्मगौरव के प्रति मेरी सरकार के बेहद संवेदनशील व्यवहार को भरपूर सराहना मिल रही है। समावेशी विकास का
छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत ही सफल रहा है। मेरी सरकार वास्तव में किसानों, वन आश्रितों और मजदूरों की सरकार है, जिनके आत्मसम्मान के लिए आय और भागीदारी बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है। खेती के प्रति लोगों का रुझान लौटना अपने आप में बड़ी सफलता मानी जा रही है। खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अब तक का सबसे बड़ा कीर्तिमान बना है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अभिभाषण के माध्यम से राज्य सरकार के उल्लेखनीय कार्यों का प्रतिबिंब दिखाया गया। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। हमें लगता है कि अब प्रतिपक्ष के पास ना कोई विषय वस्तु है, ना सरकार के ऊपर कुछ कहने की बात रह गई है। महामहिम का अभिभाषण सरकार का आने वाली योजनाओं का प्रतिबिंब करता है, जो विकास की योजनाएं होती हैं। और बहुत सौभाग्य से आदरणीय महामहिम जी ने एक एक अक्षर को बहुत गंभीरता से पढ़ा और आने वाले समय में हमारी सरकार क्या कुछ करने जा रही है, पिछले हमारी सरकार के द्वारा किन किन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया और यहाँ के आर्थिक विकास में, यहाँ के लोगों के विकास में, यहाँ के सामाजिक विकास में किन योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, उसका उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में था। लेकिन दुर्भाग्य है, प्रतिपक्ष अभिभाषण शुरू होने के पहले ही राजनीति करना शुरू कर दिया था। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रतिपक्ष को भी महामहिम का सम्मान करना चाहिए। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बजट सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चर्चा से बचना चाहती है, इसलिए सदन की प्रचलित परंपरा तोड़ी जा रही है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात सबसे कम अवधि के विधानसभा सत्र है ये। कोरोना काल में वैसी चर्चा नहीं हो पाई और अभी कोरोना समाप्त हो गया है। अमूमन 2 दिन और 3 दिन का महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है और सभी पक्षों के सदस्य उसमें भाग लेते हैं। उसको 1 दिन किया गया, ये परंपरा उचित नहीं है और जो प्रचलित परंपरा है उसको तोड़ने का काम इस विधानसभा के द्वारा की जा रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी आपत्ति हमको है कि राज्यपाल का अभिभाषण 1 दिन का और उसमें भी चर्चा ना हो पाए, इसलिए आपने तृतीय अनुपूरक प्रस्तुत किया और सेम डे में चर्चा का वो इसमें निर्धारित किया गया है। इस बात की हमको आपत्ति है। वास्तविक में ये सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती है, विधानसभा का सामना करना नहीं चाहती है और उससे विधानसभा से भागना चाहती है। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 13 बैठकें होंगी। 9 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री के रूप में आगामी वर्ष का बजट पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा की गई मदद के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। बातचीत करीब 35 मिनट तक चली। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना की। श्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से सूमी से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चल रहे प्रयासों में यूक्रेन सरकार से लगातार मदद जारी रखने की अपील की। इस बीच ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से छत्तीसगढ़ के 188 छात्र छात्राओं को सकुशल वापसी हो गई है। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों की सहायता के लिए नई दिल्ली में सहायता केंद्र बनाया गया है। यहां से छात्र छात्राओं को वाहन उपलब्ध कराने, उनके ठहरने और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही इन छात्र छात्राओं को अपने गृह नगर जाने के लिए एयर टिकट कराकर उनके परिजनों को सकुशल सौंपा भी जा रहा है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत जांजगीर चांपा जिले के बलोदा ब्लॉक के जैविक ग्राम बहेराडीह में मशरूम का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 10 दिनों के मशरूम प्रशिक्षण को लेकर खास बात यह है कि कोई भी ग्रामीण शामिल हो सकता है। प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं ने बताया कि वे घर बैठे रोजगार के रूप में इस काम को अपना सकती हैं, जिससे उन्हें आमदनी का जरिया मिल सकेगा। मतलब हमने यहाँ से सीख के गए हैं ना, तो 10-15 मिनट तक हम जैसे काम करते हैं घर में, तो समय लगा के हमने सब काम कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। ये सब मतलब दूसरे को भी बता सकते हैं समूह के, और हमन भी मतलब मिल के सब ये सब कर सकते हैं और आगे भी बढ़े के संभावना है। मशरूम के बताए गए जितना भी जेकर बारे में हम नहीं जानते रहे कि मशरूम भी हर साल हर पूरा दिनों दिन बनाए जाते हैं, तो ओकर उत्पादन कैसे किया जाता है सब सीखे से वो जानते हैं। बिहान से जुड़ी महिलाएं इस कार्य को कर रही हैं। प्रशिक्षणकर्ताओं ने बताया कि ये निःशुल्क प्रशिक्षण काफी लाभकारी है। मशरूम की बाजार में काफी मांग है, जिससे आसानी से काम चलता रहता है। एमन अपन निःशुल्क प्रशिक्षण लेके 10 दिन के प्रशिक्षण लेकर के अपन घर में जाते हैं। पार्ट टाइम एमन ये काम ला कर सकते हैं। अपन जो काम है तेला तो करबे करते हैं, लेकिन पार्ट टाइम मशरूम उगा सकते हैं करके मन के प्रैक्टिकली थ्योरी एकदम से समझा जाते सही है ना, ताकि एमन वाला रोजगार के एक जरिया बना सकें। एक अगर महिला 10 महिला नहीं, एक महिला के मैं उदाहरण देते, एक महिला अगर एक दिन में 50 से 60 ढांचा भी बना लेते तो 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मन एक आय के जरिया बना लेते हैं, है ना। हमारे किसान स्कूल में जो मशरूम के उत्पादन के जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं ये बहुत अच्छा है। एक तो शासन में बहुत का ना आधार कार्ड, राशन कार्ड, शैक्षिक योग्यता, उम्र के मतलब कहना चाहिए एक पैमाना है, मापदंड है, उसका आधार में मन देते हैं। लेकिन हमारे किसान स्कूल में ऐसे कोई मापदंड कोई निर्धारित नहीं है। किसान तो वो होते जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, या जो स्कूल गए भी है बीच में गरीबी परिस्थिति में छोड़ दे हैं, या जो MBBS पढ़े हैं डॉक्टर, या फिर PhD करे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ऐसे व्यक्ति मन के भी एक मंच है। और ये मंच में एक किसान स्कूल में हर तरह से हमारा प्रशिक्षित किए जाते हैं। बिहान के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जाता है। मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण आज से दुर्ग में शुरू हुआ है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही बच्चों को विटामिन ए की खुराक भी पिलाई जा रही है। इसके लिए जिले भर में करीब 495 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। भिलाई स्थित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल में भी आज बड़ी संख्या में गर्भवती माताओं और बच्चों का टीकाकरण किया गया। दुर्ग जिला टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर CBS बंजारे ने बताया कि जिले में अभियान के पहले चरण के दौरान 776 गर्भवती माताओं और 1632 बच्चों का टीकाकरण किया गया था। वहीं दूसरे चरण में 783 बच्चों और 229 गर्भवती माताओं को टीके लगाए जाएंगे। दुर्ग जिले में मिशन इंद्रधनुष के तहत हमारा जो कार्यक्रम है सब पूरे जिले में 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 9 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 128 उप स्वास्थ्य केंद्र, और इसके अतिरिक्त हमारे जहाँ पे ईंट भट्ठी है, बाड़ी है जहाँ पे सब्जी उगाते हैं, और जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है, हाई रिस्क एरिया HRA एरिया है, वहाँ भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है। 378 हमने दल गठित किया सेशन साइट, जिसमें से इस बार हमारे बच्चे हैं 783 बच्चे को 0 से 2 वर्ष के बच्चे को टीकाकृत करना है, और गर्भवती माता 229 है इस बार। वहीं टीकाकरण के लिए बच्चों के साथ पहुंचे अभिभावकों ने मिशन इंद्रधनुष की सराहना करते हुए कहा कि इससे बच्चों का निःशुल्क टीकाकरण हो रहा है।
मिशन इंद्रधनुष के इस दूसरे चरण के तहत 13 मार्च तक गर्भवती माताओं और बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। और इसी के साथ समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बीच बीच में उन्हें टोका। राज्यपाल का अभिभाषण में कुल 55 बिंदु थे। अभिभाषण में मूल रूप से कृषि और गांव पर ही फोकस था। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण की शुरुआत में कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2022 के पहले सत्र के अवसर पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत सफल रहा है। राज्यपाल ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों में सरकारी विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला संवर्ग के रिक्त पदों पर स्थानीय युवाओं की भर्ती सुनिश्चित की जा रही है। सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों के अलावा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरबा जैसे 14 जिलों में यह व्यवस्था की गई है। राज्यपाल के अभिभाषण शुरू होने से पहले ही भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने जो वादे पूरे नहीं किए हैं वो ना बोले तो बेहतर है। अभिभाषण के बाद श्री अग्रवाल ने सदन की व्यवस्था पर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण और दिवंगतों की श्रद्धांजलि के बाद सदन स्थगित हो जाता है। संसद में भी ऐसा ही होता है, जबकि आज की कार्यसूची में अनुपूरक बजट पेश होना है। ये तो राज्यपाल और दिवंगतों का अपमान है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा कई बार हुआ है कि सत्र के पहले दिन ही तीनों काम हुए हैं। अभिभाषण पर सदन में कांग्रेस विधायक संतराम नेताम ने कृतज्ञता प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव का समर्थन विधायक अरुण वोरा ने किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कृतज्ञता प्रस्ताव पर मंगलवार को चर्चा कराने की घोषणा की। अभिभाषण के बाद सदन में दिवंगत पूर्व विधायक रमेश वर्लियानी, मदन सिंह डहरिया और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 का तीसरा अनुपूरक बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया। और इसी के साथ विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।